स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 11 क्या है चैप्टर का नाम लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये है क्या लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। तो देखो, अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड हो जाती है, द मोमेंट अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो क्या मैं इतना बोल सकता हूँ कि उस कंपनी में पब्लिक ने अपना पैसा लगा दिया? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, येस और नो? यस सर। राइट मतलब अगर कोई यस भी सर। कंपनी एक बार लिस्टेड हो गई, लिस्टेड होने का मतलब क्या होता है? लिस्टेड होने का मतलब आपने पब्लिक इशू किया, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद आप लिस्टेड हो गए पब्लिक प्लेटफॉर्म में, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गए। अब आपके पास पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो बहुत सिंपल सी बात है, पब्लिक आपकी कंपनी में ओनर है। राइट, पब्लिक ने आपकी कंपनी को पैसा दिया, पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वेस्टर बन चुके हैं, और इन्वेस्टर बनने का मतलब उनका स्टेक, उनका रिस्क आ गया है अब आपकी कंपनी में। मतलब अब अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपकी कंपनी लॉस बियर करेगी तो उनका इन्वेस्टमेंट गिरेगा। तो जब आपने पब्लिक को अपना ओनर एक्सेप्ट कर लिया है, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि पब्लिक जनता आपकी ओनर है, उन्होंने अपना पैसा आपकी कंपनी में लगा दिया है, तो लिस्टिंग के बाद ये आपका ऑब्लिगेशन बनता है। मतलब लिस्टिंग के बाद ये आपका ऑब्लिगेशन बनता है, कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस बनते हैं जो ऑब्लिगेशंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके ऑब्लिगेशन उन इन्वेस्टर्स के प्रति भी बनते हैं जिन इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये क्लियर होगा कि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी बन गए तो सेबी के हिसाब से आपको पब्लिक रिलेटेड कुछ ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने होंगे। क्या सेटिस्फाई करने होंगे बेटा? पब्लिक रिलेटेड सर्टेन ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, और अब जबकि जनता ने आपकी कंपनी में पैसा लगा दिया है तो बहुत सिंपल सी बात है, अब आपको डिस्क्लोजर करना होगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी, बताना होगा क्वार्टरली कि आपने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, क्वार्टरली बताना होगा कि आपका क्या रेवेन्यू हुआ, क्या लॉस हुआ। आपको बताना होगा कि आपकी कंपनी में कौन डायरेक्टर है, कौन नया डायरेक्टर आया, कौन पुराना डायरेक्टर भाग गया, आपकी कंपनी के अदर रिपोर्ट्स लाइक आपकी कंपनी समय पर सारे नॉर्म्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, आपकी कंपनी का बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी कंपनी को लेके आपकी फ्यूचर में पॉलिसीज़ क्या क्या, ये सब कुछ आपको बताना होगा, क्योंकि जनता अब आपकी क्या बन चुकी है? ओनर बन चुकी है। ठीक है, तो पूरे रेगुलेशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम रेगुलेशन को। पहला वो सारे मैटर्स जो ये बताते हैं कि पोस्ट लिस्टिंग एक लिस्टेड एंटिटी के क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, और दूसरा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मतलब ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड प्रोविजन, जो ये सिखाएंगे बेटा आपको कि अल्टीमेटली आपको सब कुछ बताना होगा। अब अगर आप डिविडेंड बांट रहे हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सोचा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर दिया डिविडेंड बांटना, आपने डिविडेंड बांट दिया एंड दैट्स इट। नो, अब आपको पहले से बताना होगा कि आप डिविडेंड बांटने वाले हैं, कब डिविडेंड बांटने वाले हो, क्या ड्यू डेट होगी, क्या रिकॉर्ड डेट होगी, क्या बुक क्लोजर होगा, आपको सब कुछ बताना होगा। ठीक है, क्योंकि अब जनता आपकी क्या बन चुकी है? शेयर होल्डर या इन्वेस्टर। इज इट क्लियर? गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन हर कंपनी पर एप्लीकेबल है। जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में हो जाती है लिस्टेड हो जाने के बाद, चाहे वो एसएमई बोर्ड में लिस्ट हुई हो, चाहे वो ऑर्डिनरी या मेन बोर्ड में लिस्टेड हुई हो, लिस्टेड होने के बाद उनको क्या कंप्लाई करना जरूरी है? सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यस है सर। ना? अब यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी में ये बात ध्यान से सुनिए, एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन 1 और 3 में होती है। बोलता है कि अगर कोई भी इंडियन कंपनी या कोई विदेशी कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो मेन बोर्ड हो, चाहे वो एसएमई बोर्ड हो, चाहे वो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, अगर वो उनकी इक्विटी यानी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ लिस्ट कराती है एसएमई बोर्ड, मेन बोर्ड या इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म में, या फिर अपनी किसी भी तरीके की कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लिस्ट कराती है, डिबेंचर्स लिस्ट कराती है, या कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आकर अपनी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स लिस्ट कराती है, या फिर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी यूनिट्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स स्टॉक मार्केट में ले जाकर लिस्ट कराती है, तो आप किसी भी बोर्ड में लिस्टेड हो, कोई भी सिक्योरिटीज़ आपकी लिस्ट हुई हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार आप एक लिस्टेड कंपनी बन गए, एक बार आप क्या बन गए बेटा? लिस्टेड कंपनी बन गए, तो आपको सेबी एलओडीआर रेगुलेशन फॉलो करना मैंडेटरी है। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब पता है इन लोग ना, पता है बेटा, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी टर्म यूज़ करते हैं। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी का मतलब कुछ और नहीं, मार्केट में जितने भी तरह की सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है। अब कितने तरह की सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है तो सिंपली देखो, आपको सबको पता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ये 3 सिक्योरिटीज़ तो हमेशा से अवेलेबल रही है मार्केट में, राइट।
इक्विटी शेयर आपको ओनरशिप राइट देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आपको लिमिटेड ओनरशिप राइट देते हैं और डिबेंचर्स आपको लोन राइट यानी डेट राइट देते हैं, राइट। इन तीन के अलावा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज़ आई हैं। जैसे विदेशी कंपनी अगर इंडिया में अपने इक्विटी इशू कर रही है तो उसको हम इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट बोलते हैं। कोई अगर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी इंडिया में अपनी स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ इशू कर रही हैं, ठीक है, तो उसको हम सिक्योरिटी रिसिट बोलते हैं। फिर अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अगर मार्केट में अपने यूनिट्स इशू कर रही हैं तो उसको हम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। तो जितने भी कैटेगरी की सिक्योरिटीज़ इंडिया में इशू हो सकती है, चाहे वो कॉरपोरेट सिक्योरिटी हो, फंड ओरिएंटेड सिक्योरिटीज़ हो, चाहे वो विदेशी कंपनियों की सिक्योरिटीज़ क्यों ना हो या स्पेशल कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज़ क्यों ना हो, अगर आपकी कोई भी सिक्योरिटी इन तीनों प्लेटफॉर्म में लिस्ट हो रही है तो आपको क्या फॉलो करना ज़रूरी है बेटा? सेबी LODR रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी है। समझ में आ गया? मैंने 4 कैटेगरी में सिक्योरिटीज़ को डिवाइड किया। पहली तो ऑर्डिनरी सिक्योरिटी जो सालों से चली आ रही हैं, दूसरी है स्पेशल सिक्योरिटीज़ जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में रजिस्टर्ड इवॉल्व हुई हैं। फंड रिलेटेड सिक्योरिटी तो एक ही फंड है जो इंडिया में सिक्योरिटी इशू कर सकता है, दैट इज़ म्यूचुअल फंड। और लास्ट है फॉरेन कंपनी रिलेटेड सिक्योरिटी। फॉरेन कंपनी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ बोले तो जब फॉरेन कंपनीज़ को अधिकार मिल जाए कि वो भारत में अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती हैं, जिसको हम इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट बोलते हैं, तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट भी यहाँ पे क्या है बेटा? अगर लिस्ट हो रही है तो उनको क्या कंप्लाई करना ज़रूरी है? क्या कंप्लाई करना ज़रूरी है? LODR रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी है। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया? आया समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, आपके पास मॉड्यूल है, रुकिए मैं इसको आप रीजन और पढ़ा देता हूँ तो आपके पास पढ़ने के लिए काफ़ी कंटेंट रहेगा तब तक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ती। जब भी कोई पर्टिकुलर कंपनी मार्केट में अपने इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट यानी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ जनता को ऑफर करती है तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि उनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अगर हम सेबी ICDR रेगुलेशन पढ़ते हैं तो सेबी ICDR रेगुलेशन में भी हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी अच्छे तरीके से कि सेबी ICDR रेगुलेशन के हिसाब से हर कंपनी जो भी मार्केट में क्या लेकर आ रही है, पब्लिक इशू लेके आ रही है, उसको पहले IPO आने से पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से लेना ज़रूरी है। इवन अगर हम कंपनीज है कि सेक्शन 40 पढ़ते हैं तो सेक्शन 40 में भी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कोई भी कंपनी अगर IPO लेकर आ रही है तो उसको पहले क्या कराना ज़रूरी है? लिस्टिंग के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेकर आना ज़रूरी। क्योंकि देखो यार, आप एक बार IPO लेकर आओगे तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, ताकि अगर किसी ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और उसको अपने शेयर्स बेचना है तो उसके पास रेडीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि भाई मैं अपने शेयर्स जाकर BSE या NSE में बेच सकता हूँ। तो कोई भी कंपनी को पब्लिक ऑफर करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं जब तक उसके पास इन प्रिंसिपल अप्रूवल ना हो, किसकी? किसी भी एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या है कि आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल से अप्रूवल लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आप किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेकर आ सकते हैं। बाकी सारी स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर आपकी लिस्टिंग हो रही है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विद नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में लिस्टेड ना हो, ठीक है, में बिलोंग ना करती हो, को बिलोंग ना करती हो, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो सारी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकते हैं, बट किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड ना हो, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस बोलते हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब सिर्फ क्या है बेटा? इस बात का अप्रूवल कि एक बार पब्लिक इशू हो जाएगा तो पब्लिक इशू के बाद आपकी सिक्योरिटीज़ कहाँ पर लिस्टेड हो जाएगी? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगी। इस चीज़ की आपको क्या लेकर आना है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल, राइट बच्चों में कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन एक ऑपरेशनल रेगुलेशन है। ये बात करता है कि कोई भी कंपनी अगर अपनी किसी भी कैटेगरी की डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी,
चाहे इक्विटी, चाहे डिबेंचर, चाहे प्रेफरेंस शेयर या कोई भी स्पेशल कैटेगरी की सिक्योरिटी मार्केट में इशू कर रही है, तो इशू करने के ठीक बाद, सक्सेसफुल इशू के बाद जब वो लिस्ट हो जाएगी, तो लिस्टिंग के बाद कुछ ऑब्लिगेशंस उनको सेटिस्फाई करने ज़रूरी है और कुछ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। वो डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्लिगेशन के बारे में बात करेगा एलओडीआर रेगुलेशन। पहले एलओडीआर रेगुलेशन रिलेटेड सारे प्रोविजन लिस्टिंग अग्रीमेंट का हिस्सा हुआ करते थे। पहले ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं था इंडिया में, बट 2016 में सेबी को ऐसा लगा कि क्यों ये मैटर अभी भी सिर्फ लिस्टिंग अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, क्यों इसके लिए प्रॉपर लॉ नहीं है। तो आज की डेट में अगर आपकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको दो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। पहले एलओडीआर रेगुलेशन जो जनरल प्रोविजंस की बात करता है कि क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, जनरल ऑब्लिगेशन जो हर लिस्टेड एंटिटी को कंप्लाई करना ज़रूरी है। और दूसरा आपको फॉलो करना होता है लिस्टिंग अग्रीमेंट। लिस्टिंग अग्रीमेंट आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता है। लिस्टिंग अग्रीमेंट आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक एक्सचेंज की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको क्या नॉर्म्स फॉलो करना ज़रूरी है। क्लियर हो गया, समझ में आया। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने स्पेसिफाइड, जैसे अगर हम आईसीडीआर याद करें तो आईसीडीआर में हमने पढ़ा था आईसीडीआर सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब कोई कंपनी अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ बोले तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करती है। बट एलओडीआर चाहे आप इक्विटी ऑफर करो, आप डेट ऑफर करो, आप आईडीआर ऑफर करो, आप प्रेफरेंस ऑफर करो, आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ऑफर करो, आप सिक्योरिटी रेसिट या स्पेशल कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफर करो, अगर आपकी सिक्योरिटी एसएमई, मेन बोर्ड या इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म कहीं पर भी लिस्टेड हो रही है, तो आपको क्या फॉलो करना ज़रूरी है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी है, राइट। लेकिन वो बशर्ते स्टॉक एक्सचेंज कौन सी होनी चाहिए बेटा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। अगर आपकी सिक्योरिटीज़ ऑर्डिनरी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है, लाइक इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, नागपुर स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर आपको एलओडीआर रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बस फिर रिपीट कर दीजिए लाइन। कौन सा, लास्ट वाली कभी लाइन। हाँ, लास्ट वाली। आपको एलओडीआर सिर्फ तभी फॉलो करना है जब आपकी सिक्योरिटी कहाँ पर लिस्टेड हो बेटा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आपकी सिक्योरिटीज़ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो रही है, ऑर्डिनरी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है, तो आपको सेबी एलओडीआर रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। और शुद्ध और साफ भाषा में बोलूँ तो अगर इशू के बाद आपकी सिक्योरिटीज़ बीएसई या एनएसई में लिस्ट हो रही है, तो ही आपको एलओडीआर फॉलो करना है, क्योंकि इंडिया में दो ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, दैट इज़ बीएसई एंड एनएसई। तो अगर आपकी कंपनी अल्टीमेटली बीएसई या एनएसई में लिस्ट हो रही है, तो ही आपको एलओडीआर फॉलो करना है, नहीं तो आपको एलओडीआर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया, मैनेजेबल है स्टूडेंट्स। यस सर। मैं आपको बोल चुका हूँ, यहाँ लिस्टेड एंटिटी का मतलब सिर्फ क्या, जिसकी कोई भी सिक्योरिटी कहाँ पर लिस्टेड हो बेटा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, राइट। रिकॉग्नाइज। और डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या, हर तरह की सिक्योरिटी, राइट। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इक्विटी है या नॉन इक्विटी है, राइट। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब आप आईसीडीआर में अच्छे से पढ़ चुके हो। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है इक्विटी से, राइट। इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो कन्वर्टेबल डेट हो, चाहे वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो कन्वर्टेबल डिबेंचर हो, सब काय की डेफिनेशन में आ जाते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में, राइट। लिस्टिंग अग्रीमेंट का मतलब वो अग्रीमेंट जो किसके बीच में होता है बेटा, लिस्टिंग अग्रीमेंट का मतलब क्या, वो अग्रीमेंट जो किसके बीच में होता है, स्टॉक एक्सचेंज एंड कंपनी के बीच में, राइट। और मैं आपको बोल चुका हूँ लिस्टिंग के बाद आपको दोनों चीज़ें फॉलो करनी है, राइट। एलओडीआर जनरल रूल्स बताता है, राइट, और इस लिस्टिंग अग्रीमेंट स्पेसिफिक रूल बताता है, राइट। यस सर। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन अभी हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। मैनेजेबल है बच्चों।
ये रेगुलेशन 23 में आएगा ही, रिलेटेड पार्टी वहाँ पे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन कोई ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक 14 पॉइंट्स की डेफिनेशन है बेटा, रेगुलेशन आई गेस 17 में दिया हुआ है, हाँ 16 में, 16 या 15 में दिया होगा, डेफिनेशंस पे आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मैं आपको एक बात बोलूँ, कैसा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन चाहे कंपनी लॉ में पढ़े हम, चाहे हम एलओडीआर में पढ़े, बहुत ही इंटेंसिव डेफिनेशन है। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अगर 4-5 मार्क के लिए भी आता भी है तो आप सिर्फ इतना लिख के आ जाइए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ नथिंग मोर देन अ डायरेक्टर हु इज़ हैविंग नो मटीरियल और पैकेनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी और ऑफिसर, ठीक है। ऐसा बंदा, ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन में बैठा हुआ है और जिसका कोई भी मटेरियल लेना देना नहीं है, ना ही कंपनी से, ना ही कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से, ना ही कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी ऑफिसर से, वो काय की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है बेटा, केएमपी की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। उसकी एज 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। केएमपी का मतलब की मैनेजरियल पर्सन होता है आकांक्षा, की मैनेजरियल पर्सन का मतलब कंपनी सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है। केएमपी की डेफिनेशन हमने कंपनी लॉ में पढ़े थे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मेरे हिसाब से 1 मार्क भी मिल गया 4 मार्क में, तो ठीक है। मतलब 14 पॉइंट की डेफिनेशन क्यों, तो लर्न करना है, मतलब कोई सेंस नहीं बनता। और याद रखो, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है अगर वो कंपनी के लेस देन 2% शेयर्स होल्ड कर बैठा हुआ है। कितने परसेंट शेयर होल्ड करके बैठा हुआ है बेटा? लेस देन 2%। अगर आपके पास किसी भी कंपनी के 2% या 2% से ज़्यादा शेयर्स आ जाएं तो फिर आप उस कंपनी में क्या नहीं बन सकते बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है, समझ में? ठीक है, ये देखिए 2% या 2% से ज़्यादा आ गए तो मतलब कोई आपसे बोले कि बहुत बड़ी बात होती है भाई 2%, किसी कंपनी का अगर 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो 2% आप अच्छे से समझ सकते हैं कितना होगा, राइट। तो 2% यानी 200 करोड़ के शेयर भी हैं आपके पास, तो आप क्या 200 करोड़ से कम के शेयर हैं तो भी आप क्या बन सकते हो? कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, राइट। क्योंकि कितने परसेंट तक का शेयर होल्ड करना अलाउड है? लेस देन 2%। क्लियर है, समझ में आ गया? यस मैनेजेबल है। तो डेफिनेशन में सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, लिस्टेड एंटिटी की डेफिनेशन, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की डेफिनेशन, ये सब देख लीजिए। मैं पुराने एलओडीआर के जो मेरे नोट्स हैं उनको अपडेट करके उस शीट में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डिफरेंस विफरेंस भी मैंने लिखा है, बट मैं प्रैक्टिकली बोलूँ ना तो बेटा आज तक इन्होंने एक भी डेफिनेशन नहीं पूछी है, ठीक है। समझ में आया? तो हम बिल्कुल उस हिसाब से सोचेंगे कि क्या इंस्टीट्यूट पूछ सकता है हमसे, ठीक है। रेगुलेशन 4 भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ आज तक नहीं पूछा इन्होंने ज़्यादा करके रेगुलेशन 4, ठीक है। सीधे मैं आपको रेगुलेशन 6 से पढ़ाता हूँ। रेगुलेशन 6 सिर्फ इतना बोलता है बेटा, अगर आप रेगुलेशन 6 पढ़ोगे ना तो रेगुलेशन 6 कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात करता है। रेगुलेशन 6 बोलता है जो भी कंपनी लिस्टेड हो जाती है, मतलब जो भी कंपनी जिन पर एलओडीआर प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट म्यूचुअल फंड कंपनीज, उनको एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना ज़रूरी है। और वो कंप्लायंस ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ होल टाइम कंप्लायंस ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब देखिए रेगुलेशन 6 हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि आज की डेट में कोई भी लिस्टेड कंपनी इंडिया में एक नॉन कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर नहीं अपॉइंट कर सकती। मतलब 2016 से पहले ना इन लोग गाना गाते थे कंप्लायंस ऑफिसर कंप्लायंस ऑफिसर कंप्लायंस ऑफिसर, बट ये नहीं बोलते थे कि भाई कंप्लायंस ऑफिसर कैन ओनली बी अ कंपनी सेक्रेटरी। बट जैसे ये रेगुलेशन आए ये हमारे लिए एक बूम लेके आए कि देखो इन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया कि इंडिया में अगर किसी को कंप्लायंस ऑफिसर बनाना है तो वो क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, ठीक है। तो आज की डेट में कोई भी लिस्टेड कंपनी नॉन क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को क्या अपॉइंट नहीं कर सकती बेटा? कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकती। अभी एक होल टाइम कंप्लायंस ऑफिसर होगा, ये कंपनी सेक्रेटरी के 4 काम होंगे। पहला काम होगा कोऑर्डिनेशन करना कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, सेबी के साथ, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ एंड डिपॉजिटरी के साथ। मतलब जितने भी इंटरमीडियरीज जुड़े हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, सेबी हो, चाहे वो डिपॉजिटरी हो, तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका होगा?
कम्युनिकेशन करने का काम किसका होगा, कंपनी सेक्रेटरी का। दूसरा, कंपनी पर जितने भी रेगुलेटरी प्रोविजन लगते हैं, सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, डेट रेगुलेशन, सारे रेगुलेशंस को कंप्लाई कौन करेगा, सीएस कंप्लाई करेगा, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा कि कंपनी के बिहाफ में जितनी भी फाइलिंग करनी है, चाहे वो मंथली फाइलिंग हो, इवेंट बेस्ड फाइलिंग हो, क्वार्टरली फाइलिंग हो, हाफ ईयरली फाइलिंग हो, सारी फाइलिंग कौन करेगा बेटा, कंपनी सेक्रेटरी यानी कंप्लायंस ऑफिसर। और चौथा और आखिरी काम रहेगा, सारे इन्वेस्टर्स की ग्रीवियंसेस को कौन रिजॉल्व करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यस सर। क्लियर हुआ है ना। यस सर। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट दिया, वेदर अ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हु इज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी कैन बी एक्टेड एज अ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी और नॉट। तो यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस रेगुलेशन विच प्रोहिबिट्स द डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी टू एक्ट एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। मतलब एक बंदा क्या दो रोल प्ले कर सकता है, अगर किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर ऑलरेडी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, तो क्या वो दोनों रोल प्ले कर सकता है, एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, एज अ डायरेक्टर। आंसर वुड बी येस, वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग से फिर आपको क्या अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लायंस ऑफिसर आप उसी को डेजिग्नेट कर दो एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। क्लियर है, समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। ये हो गया रेगुलेशन 6, पहला रेगुलेशन ये हुआ। और पहला रेगुलेशन हुआ था 1 and 3 विच इज़ एप्लीकेबिलिटी। 1 and 3 क्या था बेटा, 1 and 3 था एप्लीकेबिलिटी की, कहाँ ये एप्लीकेबल होगा। और दूसरा रेगुलेशन कौन सा हो गया आपका, रेगुलेशन 6 मैनेजेबल है, ये केस स्टडी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। फिर ये शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के बारे में यहाँ पूरा नहीं दिया, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको रुक के पढ़ाता हूँ। कोऑर्डिनेशन वाला भी बस, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आई थिंक रेगुलेशन 11 है, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में सिर्फ इतना बोलता है ये रेगुलेशन कि हर लिस्टेड एंटिटी के लिए मैंडेटरी है कि कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वो प्रिजर्व करके रखे। लेकिन अब कौन से डॉक्यूमेंट कितने पीरियड के लिए प्रिजर्व होंगे, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। बोर्ड इसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीएस यानी कंप्लायंस ऑफिसर के साथ कंसल्ट करके। यहाँ दो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, पहले वो डॉक्यूमेंट जिनको कंपनी परमानेंटली प्रिजर्व करेगी, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसको कंपनी 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करेगी। कितने कैटेगरी के डॉक्यूमेंट होंगे, परमानेंट प्रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट, और कौन से डॉक्यूमेंट बेटा, कौन से डॉक्यूमेंट, और 8 years preservation। 8 ईयर्स के। क्लियर है, समझ में आ गया। ये ना रेगुलेशन 9 होगा क्योंकि 11 तो वो है अमलगमेशन मर्जर है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, यस सर। है ना। ये सब इन लोगों ने इतना आधा अधूरा दिया हुआ है ना, मतलब दिमाग ख़राब करते हैं। तो ये बिगिनिंग रेगुलेशन में डायरेक्टली रेगुलेशन से ही पढ़ा दूंगा आप लोगों को, हालांकि नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट स्टिल कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों को। सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड्स एंड कमिटीज़, ठीक है। कमिटीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट चलो अपन सिंपल प्रोविज़न के साथ पहले कंप्लीट करते हैं ना, राइट। चलो मैं ये पढ़ा देता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। क्या पढ़ा देता हूँ बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इंडिया में एक बंदा, एक इंडिविजुअल कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। तो अगर हम कंपनीज की सेक्शन 165 पढ़ते हैं तो 165 में क्लियरली लिखा है कि एक बंदा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है बेटा, 20 कंपनीज। मतलब कंपनी, देखो हमको कंपाइल तो करना पड़ेगा ना, कंपाइल करेंगे तभी तो अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, राइट। तो अगर हम स्पेशल कंपनीज को भूल जाएं तो ऑर्डिनरी कंपनी का रूल, थंब रूल ये है कि कोई भी बंदा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, 20 कंपनीज में। कौन से सेक्शन के तहत, 165 के तहत। कौन से सेक्शन के तहत बेटा, 165 के तहत। कंपनीज है कि सेक्शन 165 पढ़ते तो 165 क्लियरली बोलता है कि एक बंदा एक बार में कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, मैक्सिमम 20 में से मैक्सिमम 10 हो सकती है पब्लिक कंपनी। मैक्सिमम कितनी कंपनीज हो सकती है पब्लिक बेटा, 10 कंपनीज हो सकती है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक का मतलब यहाँ, पब्लिक कंपनी का मतलब यहाँ डीम्ड पब्लिक कंपनी भी आती है। ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा हम पब्लिक कंपनी, किस किस को, एक पब्लिक कंपनी खुद पब्लिक कंपनी, फिर प्राइवेट कंपनी जो किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है उसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, पब्लिक कंपनी। क्लियर हुआ, समझ में आया 165, समझ में आया। एक साथ आप कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो इंडिया में कंपनी लॉ के हिसाब से, कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, 20, है ना।
20 में से मैक्सिमम 10 क्या हो सकती है, पब्लिक और डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्लियर हुआ, समझ में आया है ना? Yes, Yeah. sir. तो Yes. Yes. सपोज मैं किसी 18 कंपनियों में डायरेक्टर हूँ, ठीक है। अब मेरे को 4 कंपनियों से और ऑफर आ रहा है कि राहुल डायरेक्टर बनोगे क्या, तो क्या मैं चारों कंपनियों के ऑफर एक्सेप्ट कर सकता हूँ? आंसर वुड बी नो। मैक्सिमम मैं कितनी कंपनियों के ऑफर एक्सेप्ट कर सकता हूँ? 2। राइट, राइट बच्चों, Yes, क्योंकि sir. मैं ऑलरेडी 18 में हूँ, 2 में और जोड़ सकता हूँ, टोटल हो गए 20। ठीक है। अब अगर सपोज मैं ऑलरेडी 17 कंपनियों में डायरेक्टर हूँ, कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हूँ बेटा? 17। उनमें से 10 17। पब्लिक है और 7 प्राइवेट है। 10 पब्लिक है और 7 प्राइवेट है, ठीक है। अब मुझे 2 पब्लिक कंपनियां अप्रोच कर रही कि राहुल डायरेक्टर बनोगे क्या, तो क्या मैं उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूँ? येस और नो? आंसर वुड बी मैं उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल दो मैं सिर्फ 17 कंपनियों में डायरेक्टर हूँ, मैं और 3 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता हूँ, बट वो 3 प्राइवेट हो सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टर हूँ। राइट बच्चों, सही है Yes, sir. है ना? अब सपोज मैं 19 कंपनियों में डायरेक्टर हूँ, 19 कंपनीज में डायरेक्टर हूँ, ठीक है, जिनमें से 9 हैं पब्लिक कंपनी और अब बची 10 है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। अब मुझे एक पब्लिक कंपनी का ऑफर आ रहा है कि राहुल हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनोगे क्या, तो क्या मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता हूँ? येस और नो? आंसर वुड बी येस, मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं टोटल 9 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर हूँ, 10 प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हूँ। एक कंपनी जो मुझे ऑफ़र कर रही है वो खुद पब्लिक कंपनी है, और मेरे पास एक लिमिट बाकी है किसकी? पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बनने की। राइट, राइट बच्चों, क्लियर हो Yes. गया? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बहुत ये कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन को अगर डायरेक्टर बनना है, ठीक है, तो 2019 ऑनवर्ड्स, ठीक है, अ पर्सन शैल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 8 लिस्टेड कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड इज नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी फ्रॉम 2020। हाउएवर पर्सन शैल नॉट सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज़। तो अब देखिए इसको और मोडिफाई कर दिया, मैं एक साथ 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता हूँ, 10 पब्लिक हो सकती है, 10 प्राइवेट हो सकती है। उन 10 में से मैक्सिमम कितनी लिस्टेड हो सकती है बेटा? 7 लिस्टेड हो सकती है। कितनी लिस्टेड हो सकती है? 7। राइट, फिर आगे बोल रहा है 7 लिस्टेड हो सकती है। अब मैं एक साथ 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी लिस्टेड कंपनी में ऑलरेडी एमडी या डब्ल्यूटीडी हूँ, तो मैं सिर्फ 3 कंपनियों में क्या बन सकता हूँ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कितनी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ बेटा? 3 कंपनियों में। क्लियर है? Yes. और यहाँ पर कंपनी का मतलब सिर्फ जिनकी इक्विटी लिस्टेड हो। कौन सी सिक्योरिटी लिस्टेड हो बेटा? इक्विटी, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? Yes. तो एक साथ मैं कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता हूँ? 20, जिनमें से मैक्सिमम 20. 10 क्या हो सकती है? पब्लिक। मैक्सिमम 7 क्या हो सकती है? लिस्टेड। राइट, अब 7 लिस्टेड हैं, तो 7 लिस्टेड में मैं क्या बन सकता हूँ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट मैं ऑलरेडी किसी एक लिस्टेड एंटिटी में एमडी डब्ल्यूटीडी हूँ, तो फिर मैं कितनी लिस्टेड कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ बेटा? 3 लिस्टेड कंपनीज में। राइट, राइट बच्चों। Yes, sir. फिर यहाँ पर बोल रहा है कि लिस्टेड कंपनी का मतलब सिर्फ वो जिनकी कौन सी सिक्योरिटी लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में बेटा? इक्विटी। अगर डेट लिस्टेड है तो वो काउंट नहीं होगी। राइट, समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया अच्छे से स्टूडेंट्स? आगे बढ़ें, Yes, sir. आगे पढ़ें। नेक्स्ट है, Yes, sir. अब आप कितनी कंपनियों में कितनी कंपनी की कितनी कमेटियों में चेयरपर्सन बन सकते हैं? तो यहाँ पर बोल रहा है डायरेक्टर शैल नॉट बी ए मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज़। कितनी कमिटीज़ में मेंबर हो सकते हो बेटा? 10 कमिटीज़ में। राइट, और चेयरमैन हो सकते हो कितनी कमिटीज़ में? 5 कमिटीज़ में। राइट, Yes. राइट बच्चों। यहाँ पर बोल Yes, रहा sir. है कि कमेटी का मतलब
सिर्फ पब्लिक कंपनी की कमिटीज़ है, प्राइवेट कंपनी की कमिटीज़ नहीं है। प्राइवेट कंपनी, एनपीओ की कमिटी, फॉरेन कंपनी की कमिटीज़ में शामिल नहीं है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है, और कमेटी में सिर्फ दो कमेटी शामिल है। कौन कौन सी? ऑडिट कमेटी और दूसरी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। एक साथ में कितनी कमिटीज़ में मेंबर बन सकता हूँ? 10, राइट। कितनी कमिटीज़ में चेयरमैन बन सकता हूँ? 5। बट ये 10 और 5 कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कौन सी कमेटी कंसीडर की जाएगी? ऑडिट कमेटी एंड एसआरसी, राइट, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। इसके अलावा एनआरसी या कोई और कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वगैरह में अगर मैं मेंबर हूँ तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, राइट। और नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर कमेटी में सिर्फ कौन सी कमिटीज़ शामिल है? पब्लिक कंपनी की कमेटी, सही है ना, राइट। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कमिटीज़, फॉरेन कंपनीज की कमेटी या डेट लिस्टेड कंपनी की कमिटीज़ इसमें शामिल नहीं है, राइट। एंड एनपीओ की कमिटीज़ इसमें शामिल नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यस सर। किसके Yes, sir. पास स्कैनर्स है अभी तुरंत? किसके पास? बस ओल्ड वाला। आगे पढ़े। हेलो, एम आई ऑडिबल? अब अगला छोटे छोटे रेगुलेशन पढ़ा दे रहा हूँ। वो 17A था, हाँ। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है रेगुलेशन 24A में कि हर लिस्टेड कंपनी को, है ना, और उसकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी जो भारत में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना ज़रूरी है। क्या कराना ज़रूरी है बेटा? सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है। किससे? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से। मतलब रेगुलेशन 6 एंड रेगुलेशन 6 एंड रेगुलेशन 24A हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छी बात है, राइट। और साल के 60 दिन के अंदर, साल खत्म होने के 60 दिन के अंदर हमको क्या करना है बेटा? सबमिट करना है। किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक है। समझ में आ गया? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो क्लास में क्यों बैठते हो? खुशी और आकांक्षा, अब नेक्स्ट मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन है, रेगुलेशन 29। रेगुलेशन 29 बोलता है अबाउट प्रायर इंटीमेशन। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलता है कि कंपनी की ड्यूटी बनती है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है या कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि अगर इन मैटर्स में बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो इन मैटर्स के बारे में एडवांस में किसको बता दें? इन मैटर्स के बारे में एडवांस में किसको बता दें? स्टॉक एक्सचेंज को बता दें, ठीक है। अब यहाँ पर बोलता है कितने दिन पहले बताना है आपको। अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करने के लिए बोर्ड मीटिंग रखने वाले हैं तो 5 दिन पहले बताएं। अगर आप सिक्योरिटी होल्डर के किसी भी तरह के इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं, आप डिविडेंड की बात कर रहे हैं, आप बायबैक की बात कर रहे हैं, आप फर्दर इशू की बात कर रहे हैं, आप बोनस इशू की बात कर रहे हैं, तो आपको 2 वर्किंग डे पहले बताना है। और अगर आप सिक्योरिटी होल्डर के राइट्स में चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हैं, डिविडेंड ड्यूरेशन चेंज कर रहे हैं, तो 11 वर्किंग डे पहले बताना है। कितने वर्किंग डे पहले बताना है? 11 वर्किंग डे। तो यहाँ पर ये बोलता है कि रेगुलेशन 29 बोलता है कि आपको बोर्ड मीटिंग का नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को भी देना ज़रूरी है। अब कितने दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना ज़रूरी है, टोटली डिपेंड करता है कि मैटर क्या है। अगर फाइनेंशियल रिजल्ट का मैटर है तो बोर्ड मीटिंग की डेट से 5 क्लियर डेज पहले, है ना। और अगर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, बायबैक है, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग वगैरह है, सिक्योरिटीज़ इशू रिलेटेड, बोनस इशू, डिविडेंड रिलेटेड मैटर है, तो 2 क्लियर वर्किंग डे पहले। और अगर सिक्योरिटी होल्डर्स के राइट और इंटरेस्ट में चेंज करने की बात चल रही तो 11 वर्किंग डेज पहले। अब यहाँ पे आप मार्कआउट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 5 क्लियर डेज है, 2 क्लियर डेज है, बट 11 वर्किंग डेज हैं, 11 क्लियर डेज नहीं है।
तो जैसे सपोज आपकी मीटिंग होने वाली है 12 तारीख को, तो आप 1 तारीख को भी बताओगे तो चलेगा, क्योंकि 11 वर्किंग डेज हो गए, ठीक है। लेकिन जहाँ पर 2 क्लियर वर्किंग डेज और 5 क्लियर वर्किंग डेज है, वहाँ पे आपको 3 दिन ऐड करना पड़ेगा। कितने दिन ऐड करना पड़ेगा बेटा? 3 दिन। मतलब 5 क्लियर डेज इज इक्वल टू 8 वर्किंग डेज, ठीक है। 2 क्लियर डेज मतलब 5 वर्किंग डेज। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लीजिए आप एक बार, ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं हम।